नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय हैं। जी। ये सीधे आपके दिए गए स्रोतों से निकले हैं। हम बात करेंगे भारत को ग्लोबल फूड हब बनाने की जो बड़ी कोशिशें हो रही हैं उनकी। हाँ, ये काफी चर्चा में है। फिर देखेंगे कि अमेरिका के वीजा नियमों में जो बदलाव आ रहे हैं उनका क्या असर हो सकता है। साथ ही भीड़ प्रबंधन जैसी गंभीर चुनौती और प्रांतीय नागरिकता जैसे कुछ नए विचार जो उभर रहे हैं उन पर भी गौर करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, कुछ खास तकनीकी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी एक नज़र डालेंगे। हमारा मकसद है इन सभी जानकारियों में से सबसे अहम बातें निकालना और सबके सामने रखना। बिल्कुल। आज की बातचीत भारत के कई अहम पहलुओं को छुएगी। अर्थव्यवस्था है, समाज है, तकनीक और दुनिया के साथ उसके रिश्ते। हाँ। इन स्रोतों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मुद्दे क्यों मायने रखते हैं और इनके पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 से। मैंने पढ़ा कि इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते हुए हैं। जी हाँ, MOU साइन हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका असली मकसद क्या है? हाँ, आंकड़ा वाकई बड़ा है और ये दिखाता है कि सरकार इस क्षेत्र पर कितना ध्यान दे रही है। देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य भारत को दुनिया का ग्लोबल फूड हब या कहिए वैश्विक खाद्य केंद्र बनाना है। ग्लोबल फूड हब? जी, ये चौथा ऐसा आयोजन था। पहले भी हुए हैं 2017, 2023, 2024 में, और यह भारत को दुनिया की फूड बास्केट यानी खाद्य टोकरी के तौर पर पेश करता है। अच्छा। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण का सीधा मतलब है खेती, पशुपालन या मछली पालन से मिले कच्चे माल को ऐसे उत्पादों में बदलना जो खाने लायक हों और बाजार में बिक सकें। इसके अलग अलग स्तर हैं, जैसे प्राथमिक हो गया सफाई छटाई, द्वितीयक जैसे गेहूं से आटा बनाना, और तृतीयक हुआ रेडी टू ईट उत्पाद। समझ गया। और भारत देखिए कई चीजों में दुनिया में नंबर 1 है। दूध, प्याज, दालें और चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल, सब्जियों, अंडों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये उत्पादन के आंकड़े तो जबरदस्त हैं। और ये भी बताया गया है कि कृषि और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात एक्सपोर्ट करीब $49.4 बिलियन तक पहुंच गया है। जी, 2024-25 में, जिसमें प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है। ये तो काफी बड़ा जंप है 2014-15 से। हाँ, पहले 13.7% था और इससे रोजगार भी काफी पैदा हुआ है लाखों लोगों को, और रजिस्टर्ड फूड बिजनेस भी 25 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गए हैं। वाह! तो इसे कौन सी सरकारी योजनाएं आगे बढ़ा रही हैं? क्या खास स्कीम्स हैं? कई योजनाएं एक साथ काम करी हैं। जैसे बाजरा जैसे पौष्टिक अनाजों के लिए खास PLI स्कीम है, PLI SMBP। अच्छा, मिलेट्स के लिए? जी। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY है, जो कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है। छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना PMFME है। ये छोटे वालों के लिए? हाँ, साथ ही इस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश FDI की इजाजत है और मेगा फूड पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। ओके। ऑपरेशन ग्रीन्स जैसी पहले भी हैं। इन कोशिशों से R&D को भी बढ़ावा मिला है, जिससे करीब 20 पेटेंट और 52 नई तकनीकें निकली हैं। तो मौके तो साफ दिख रहे हैं। बाजार का आकार भी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर रेडी टू ईट और हेल्दी फूड्स का। बिल्कुल, बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2032 तक ये क्या कहते हैं, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना? जी। शहरीकरण और बदलती जीवन शैली से रेडी टू ईट और पैकेज फूड की मांग बढ़ रही है। उम्मीद है 2025 तक ये 12 लाख करोड़ रुपए पार कर जाए। और लोग स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं, जिससे ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड्स का बाजार भी फल फूल रहा है। और फिर AI, ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकें भी इस सेक्टर को और बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं इस सेक्टर में? आपने बिल्कुल सही कहा, चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचे की कमी। हमारे यहाँ कोल्ड चेन, सही भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 30% खाना बर्बाद हो जाता है। 30%? हाँ, सोचिए, ये सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। फसल कटाई के बाद का नुकसान। 90,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। दूसरी बड़ी दिक्कत छोटे और मझोले उद्यमों SMEs के लिए है। उन्हें नई मशीनें लगाने
या लोन लेने में काफी परेशानी होती है। फंडिंग की दिक्कत। जी। फिर नियमों का जाल भी है। FSSAI, एपिडा, BIS, फिर राज्यों की अपनी एजेंसियां। इनके नियम कई बार उलझे हुए होते हैं, समझने में मुश्किल होती है। हाँ, रेगुलेशंस। और एक और अहम बात, दुनिया के प्रोसेस्ड फूड निर्यात में हमारा हिस्सा अभी भी काफी कम है, सिर्फ 16% के आसपास। सिर्फ 16%? अमेरिका, चीन के मुकाबले? हाँ, अमेरिका 25% पर है, चीन तो 49% पर है, और हाल में यूरोपीय संघ में भारतीय उत्पादों में मिलावट की खबरें आई थीं। हाँ, वो सुना था। तो ऐसी गुणवत्ता की समस्याएं हमारे निर्यात पर असर डालती हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं? सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं होगा, अमल भी जरूरी है। सही बात है। सुझावों में सबसे अहम है क्लस्टर बनाना, यानी खेती वाले इलाकों के पास ही प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, जहां सारी सुविधाएं एक जगह हों। इंटीग्रेटेड जोन्स। जी। सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे ब्लॉकचेन या IoT, SMS के लिए आसान कर्ज की योजनाएं, और सबसे जरूरी, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को दुनिया के मानकों जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस है उसके बराबर लाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए। बिल्कुल। और नियमों को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बहुत मददगार हो सकता है। साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में और निवेश की जरूरत है। असल मुद्दा इन सबको जमीन पर उतारने का है। चलिए, ये तो हुई फूड प्रोसेसिंग की बात। अब जरा एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो हाल की दुखद घटनाओं की वजह से चर्चा में है। भीड़ प्रबंधन। करूर, बेंगलुरु, प्रयागराज, तिरुपति और फिर हाथरस, ये नाम सुनते ही भगदड़ का ख्याल आता है। जी, बहुत दुखद घटनाएं हैं ये भगदड़ आखिर होती कैसे है? क्या होता है उस वक्त? ये समझना बहुत जरूरी है। भगदड़ अक्सर बहुत घनी भीड़ में किसी डर, अफवाह या अचानक हुई हलचल से शुरू होती है। इसमें एक खतरनाक चीज होती है जिसे ब्लैक होल इफेक्ट कहते हैं। ब्लैक होल इफेक्ट? हाँ, जब कोई एक इंसान गिरता है तो उसके आसपास थोड़ी सी जगह खाली होती है, जिससे पास खड़े लोग अपना संतुलन खो देते हैं और वो भी गिरने लगते हैं। देखते ही देखते लोगों का ढेर लग जाता है, और जो लोग नीचे दब जाते हैं उनकी मौत अक्सर कंप्रेसिव एस्फेक्सिया से होती है। सीने पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि वो सांस नहीं ले पाते। सांस रुक जाती है। जी। ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, हाइपरकेनिया, भी मौत का कारण बनता है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2000 से 2022 के बीच भारत में भगदड़ से 3000 से ज्यादा जानें गई हैं। 3000 से ज्यादा? ये सिर्फ आंकड़े नहीं, जिंदगियां हैं। बिल्कुल। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ अचानक होने वाली घटना है या व्यवस्था की भी कमी होती है इसमें? ज्यादातर मामलों में ये असल में व्यवस्था की विफलता होती है। तात्कालिक कारण तो कोई अफवाह या छोटी घटना हो सकती है, लेकिन असली वजह ज्यादा गहरी होती हैं। जैसे आयोजकों का भीड़ का सही अंदाजा न लगा पाना, रास्तों का बहुत संकरा होना, निकलने के दरवाजों का बंद होना, या उन पर सामान रखा होना, ब्लॉक होना। लोगों का व्यवहार भी मायने रखता है। अचानक फैली घबराहट, नियमों को ना मानना, या मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आ गया तो उसे देखने की होड़ में धक्का मुक्की, ये सब मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इंडिया में ने जरूर कुछ सुझाव दिए होंगे इससे बचने के लिए। हाँ, NDMA ने काफी विस्तृत गाइडलाइंस दी हैं। इनमें साफ तौर पर आने जाने के रास्ते तय करना, ये पक्का करना कि निकास द्वार हमेशा खुले और बिना रुकावट के हों। क्लियर एग्जिट्स। जी। मजबूत बैरिकेडिंग और रेलिंग का इस्तेमाल, खासकर जिगजैग कतारें बनाने के लिए। आजकल वर्चुअल कतार सिस्टम का भी सुझाव है। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। भीड़ पर नजर रखने के लिए CCTV और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल, लोगों को जागरूक करना, और इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम और क्विक रिस्पांस टीम्स QRTs का तैयार रहना, ये सब शामिल है। क्या दुनिया में कहीं इन उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है? कोई अच्छे उदाहरण है और भारत इनसे क्या सीख सकता है? बिल्कुल। सऊदी अरब ने हज यात्रा के दौरान भगदड़ की घटनाओं के बाद काफी सुधार किए हैं। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस और बेहतर रूट प्लानिंग का इस्तेमाल किया। अच्छा। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में बहुत एडवांस्ड एग्जिट सिस्टम है,
जो हजारों लोगों को बहुत जल्दी बाहर निकाल सकता है। दक्षिण कोरिया एआई वाले सीसीटीवी से भीड़ के घनत्व पर नजर रखता है। एआई का इस्तेमाल? हाँ, और जापान टाइम स्लॉट वाली टिकट प्रणाली इस्तेमाल करता है। भारत भी इन तकनीकों को अपना सकता है। एआई, ड्रोन, वाईफाई, हीट मैपिंग से भीड़ की निगरानी, लोगों के व्यवहार को समझने और उसे मैनेज करने पर ध्यान देना। एक टर्म है क्राउड विस्परिंग। क्राउड विस्परिंग, ये क्या है? मतलब संकेतों और आराम से दिए गए निर्देशों से भीड़ को शांत रखना और गाइड करना। दिलचस्प। सबसे जरूरी है एक सुरक्षा संस्कृति बनाना, जहां आयोजकों की जवाबदेही तय हो, सुरक्षा ऑडिट हो और ऐसी घटनाओं का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बने ताकि हम पिछली गलतियों से सीख सकें। सही बात है, डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, अब एक अलग तरह के लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। एक शब्द आजकल सुनने में आ रहा है, प्रांतीय नागरिकता या प्रोविंशियल सिटीजनशिप, खासकर झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम जैसे राज्यों के संदर्भ में। ये है क्या आखिर, और ये विचार क्यों पनप रहा है? देखिए, ये शब्द दरअसल कोई कानूनी या संवैधानिक शब्द नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का राजनीतिक या सामाजिक विचार है जो किसी खास राज्य का मूल निवासी या स्थानीय होने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। इसे भूमि पुत्र की भावना से भी जोड़ा जाता है। सन ऑफ द सॉइल। जी वही। हमारे संविधान में तो सिर्फ एक सी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल। लेकिन ये प्रांतीय नागरिकता का विचार इसलिए उभर रहा है क्योंकि राज्यों में अक्सर नौकरियों और संसाधनों को लेकर कंपटीशन होता है। स्थानीय लोगों को डर लगता है कि बाहर से आए लोग उनके हक छीन लेंगे। आर्थिक कारण। हाँ, दूसरा कारण सांस्कृतिक है। लोगों को लगता है कि बाहर से लोग आएंगे तो उनकी भाषा, उनकी परंपरा खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा। और तीसरा, निवास यानी डोमिसाइल के नियमों पर कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है, तो राज्य अपने अपने नियम बनाते रहते हैं, जिससे ये भावना और बढ़ती है। लेकिन क्या ये संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? मतलब बराबरी का अधिकार वगैरह। अदालतों का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये संविधान की भावना के तो खिलाफ है ही, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर अपना रुख साफ किया है। जैसे एक केस था सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश 1995। उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप सिर्फ डोमिसाइल के आधार पर 100% आरक्षण नहीं दे सकते। 100% नहीं? नहीं। इसी तरह डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 में कोर्ट ने माना कि जन्म स्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन है, जो बराबरी का हक देता है। यहाँ तक कि 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग SRC ने भी चेताया था कि इस तरह का स्थानीय बनाम बाहरी का भेद देश की एकता को कमजोर करेगा। तो इस प्रांतीय नागरिकता के विचार से क्या खतरे जुड़े हुए हैं? चिंताएं क्या हैं? कई गंभीर चिंताएं हैं। सबसे पहली तो यही कि ये देश के एकल नागरिकता के विचार को तोड़ता है, उसे कमजोर करता है। हाँ। ये संविधान के दिए मौलिक अधिकारों जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, भेदभाव नहीं करने का अधिकार अनुच्छेद 15, नौकरियों में बराबरी का अवसर अनुच्छेद 16 और कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी अनुच्छेद 19 से सीधे टकराता है। बिल्कुल। इससे होता ये है कि जो लोग काम या बेहतर जीवन की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, हमारे प्रवासी भाई बहन, उन्हें नौकरी, घर, शिक्षा या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मुश्किल होती है। सही बात है। ये क्षेत्रवाद को हवा देता है और बाहरी लोगों के प्रति एक तरह की दुश्मनी पैदा कर सकता है। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है क्योंकि ये लोगों की आवाजाही, लेबर मोबिलिटी और अदालतों पर बोझ बढ़ता है। सो अलग। हाँ, वो तो है ही। तो फिर संतुलन कैसे बने? स्थानीय हितों का भी ध्यान रखना है और राष्ट्रीय एकता भी बनाए रखनी है। क्या सुझाव हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। संतुलन बनाना हमेशा कठिन होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो 1955 में ही सुझाव दिया था कि डोमिसाइल के इन नियमों पर संसद को एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, एक सेंट्रल लॉ। जी। दूसरा, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने की जरूरत है, जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड अच्छी पहल है। हाँ, वो तो है। इसे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी दूसरी सुविधाओं तक भी बढ़ाने की जरूरत है। ई-श्रम जैसा पोर्टल डेटा इकट्ठा करने में मदद कर रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। राज्यों को शायद कुछ हद तक बहुत सीमित दायरे में स्थानीय लोगों के लिए नीतियां बनाने की छूट मिल सकती हैं, शायद शिक्षा या कुछ खास योजनाओं में, लेकिन ये मौलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार सबसे ऊपर। बिल्कुल। चुनाव आयोग को भी ऐसे भूमि पुत्र वाले अभियानों पर नजर रखनी चाहिए जो नफरत फैलाते हैं।
और लोगों को इस बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है कि हम सब पहले भारतीय हैं। सही कहा। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए एक बहुत भारी भरकम शुल्क $100,000 लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये खबर काफी चौंकाने वाली है। जी बिल्कुल। पहले जरा ये समझाएं कि ये H-1B वीजा क्या है और भारतीयों के लिए ये इतना खास क्यों है। देखिए, H-1B वीजा एक तरह का अस्थायी वर्क वीजा है, नॉन इमिग्रेंट वीजा। इसके जरिए अमेरिकी कंपनीज खास स्किल्स वाले विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रख सकती हैं। किन क्षेत्रों में? खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्टेम और IT जैसे क्षेत्रों में। ये 1990 में शुरू हुआ था और आमतौर पर 6 साल तक वैध रहता है। 6 साल तक? जी। भारतीयों के लिए ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि पिछले कई सालों से आप देखिए लगभग 70% से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते रहे हैं। 70% से ज्यादा? हाँ, 2015 से लगातार। हमारी IT इंडस्ट्री का तो मतलब आधा रेवेन्यू अमेरिकी प्रोजेक्ट से आता है, तो ये वीजा उसके लिए लाइफलाइन जैसा है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा हेल्थ केयर और दूसरे सेक्टर्स में भी भारतीय पेशेवर इसके जरिए अमेरिका जाते हैं। तो अगर ये $1 लाख का शुल्क लग जाता है तो इसका असर क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा रकम है किसी भी कंपनी के लिए। असर काफी गहरा हो सकता है। सबसे पहले तो भारतीय पेशेवर, खासकर जो अपने करियर की शुरुआत में है या मिड लेवल पर हैं, उनके लिए मौके कम हो जाएंगे क्योंकि कंपनियां इतना भारी शुल्क देने से जाहिर है हिचकिचाएंगे। हाँ, कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल। हमारी बड़ी IT कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, उनकी लागत बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल मार्केट में उनकी कम्पिटिटिवनेस कम होगी और उन्हें अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट मिलने में मुश्किल आ सकती है। एक अनुमान है कि इससे भारत को विदेश से आने वाले पैसे मतलब रेमिटेंसेस में सालाना $400 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। $400 मिलियन? जी। जिसका असर रुपये पर भी पड़ेगा। और जाहिर है इससे भारत अमेरिका रिश्तों में भी थोड़ा तनाव आ सकता है। और अमेरिकी कंपनियों का क्या? उन्हें भी तो टैलेंट चाहिए। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि खुद अमेरिकी कंपनियों को भी शायद काबिल स्टेम पेशावरों की कमी महसूस हो सकती है इस वजह से। ये तो गंभीर बात है। भारत स्थिति से निपटने के लिए क्या कर सकता है? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? भारत के पास कई रास्ते हैं। पहला तो है कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करना, डिप्लोमेसी। हाँ, जैसे भारत अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम या 2+2 डायलॉग जैसे मंचों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना। ठीक। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन WTO में से चुनौती दी जा सकती है। ये तर्क दिया जा सकता है कि ये एक संरक्षणवादी कदम है और सेवाओं के व्यापार पर हुए समझौते GATS के खिलाफ है। WTO में ले जा सकते हैं। हाँ। तीसरा, हमारी IT कंपनियां अपनी रणनीति बदल सकती हैं, जैसे अमेरिका में ही ज्यादा लोगों को नौकरी देना, जिसे लोकलाइजेशन कहते हैं। वहीं हायरिंग करना। जी। या फिर भारत से ही ज्यादा काम करना, मतलब ऑफशोरिंग, जिसमें AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। साथ ही यूरोप, जापान जैसे दूसरे बाजारों पर ज्यादा ध्यान देना, डाइवर्सिफाई करना। हाँ, दूसरे मार्केट्स खोजना। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, हमें अपने देश में ही हाई एंड स्किल्स जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग पर फोकस करना होगा और कोशिश करनी होगी कि हमारा टैलेंट यहीं रुके या जो बाहर गया है वो वापस आए। रिवर्स माइग्रेशन। आत्मनिर्भरता स्किल्स में। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई वीजा की बात। अब आखिर में कुछ और ताजा घटनाक्रमों पर एक तेज नजर डालते हैं। क्विक हाइलाइट्स। जी। पहली खबर कनेक्टिविटी से जुड़ी है। भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल लिंक शुरू हुआ है। इसका क्या महत्व है? ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। 2 रूट शुरू हुए हैं, एक असम के कोकराझार से भूटान के गिलेफू तक और दूसरा पश्चिम बंगाल के बनाराहाट से भूटान के समत्से तक। 2 रूट। जी। गेलेफू को भूटान एक माइंडफुलनेस सिटी और समत्से को एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर विकसित कर रहा है। ये उनके प्रमुख व्यापार केंद्र बन रहे हैं। अच्छा। ये रेल लिंक भारत की पड़ोसी पहले नीति को मजबूती देता है और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी ये अहम है। सामरिक महत्व भी है। बिल्कुल। इससे भूटान को भारत के विशाल रेल नेटवर्क और हमारे बंदरगाहों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार, टूरिज्म और दोनों देशों के लोगों के बीच आना जाना बढ़ेगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट। भारत ने भूटान के विकास के लिए उनकी 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद का वादा भी किया है। बढ़िया। कनेक्टिविटी के बाद अब इनोवेशन की बात। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बैंगलोर ने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है। ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प इनोवेशन है। ये एक साइफन आधारित थर्मल डिसैलिनेशन सिस्टम है। साइफन आधारित? जी।
मतलब ये गर्मी का इस्तेमाल करके समुद्री पानी से नमक अलग करता है, लेकिन इसमें साइफन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे ज्यादा कारगर बनाता है। कैसे? जो पारंपरिक सोलर स्टिल होते हैं उनमें अक्सर नमक जमने की समस्या होती है और वो ज्यादा पानी साफ नहीं कर पाते। IISC की ये नई तकनीक ज्यादा तेज, सस्ती और कुशल है। इसमें एक खास तरह का साइफन इस्तेमाल होता है जो नमक को जमने से पहले ही बाहर निकाल देता है। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। हाँ, और ये 1 घंटे में 1 वर्ग मीटर एरिया से 6 लीटर से ज्यादा साफ पानी बना सकती है। 6 लीटर प्रति घंटा? जी, ये कम लागत वाली है और इसे सोलर एनर्जी या किसी और स्रोत से मिली वेस्ट हीट से भी चलाया जा सकता है। तटीय इलाकों या जहां ग्रिड बिजली नहीं है वहां के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकती है। बहुत बढ़िया, पानी की समस्या का एक हल। जी। और एक खबर दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की। जी। मध्य प्रदेश की पतालकोट घाटी में पहला हेल्थ सेंटर खुला है। जी हाँ, ये भी एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पतालकोट नाम की एक बहुत ही दुर्गम मतलब रिमोट घाटी है। हाँ, सुना है इसके बारे में। यहाँ मुख्य रूप से गोंड और भारिया आदिवासी समुदाय रहते हैं। भारिया जनजाति तो PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है। PVTG। जी। इस घाटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और अब वहां पहला स्वास्थ्य केंद्र खुला है। ये दिखाता है कि सरकार की कोशिश है कि सेवाएं देश के आखिरी छोर तक पहुंचे। लास्ट माइल डिलीवरी। बिल्कुल। ये घाटी अपनी खूबसूरती और खास तरह की चट्टानों, आख्यान युग की और शिलाजीत के लिए भी जानी जाती है। अच्छा, शिलाजीत भी मिलता है वहाँ? जी, और वहाँ अक्टूबर में सतपुड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होता है। और जाते जाते एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पर भी एक नजर। गोवा में एक नया कैंसर सेंटर खुला है। हाँ, आयुष मंत्रालय ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में एक खास तरह का इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORC खोला है। इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी? जी, ये अपनी तरह का पहला केंद्र है जहां कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, डाइट थेरेपी, पंचकर्म के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा मतलब एलोपैथी को एक साथ लाया गया है। दोनों साथ साथ? हाँ, एक ही छत के नीचे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर पर शुरू किया गया, जिसकी थीम थी लोगों और पृथ्वी के ये आयुर्वेद। बढ़िया पहले ये भी। तो आज हमने कई अहम मसलों पर बात की, भारत की खाद्य महत्वाकांक्षाओं से लेकर वीजा नियमों के पेंच तक। हाँ। भीड़ की चुनौती से लेकर नागरिकता की बहस तक। जी। और साथ ही कनेक्टिविटी, पानी और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ नए प्रयासों को भी देखा। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, बिल्कुल। इन सभी अलग अलग विषयों को अगर जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि कैसे दुनिया में चल रहे ट्रेंड्स, देश की नीतियां, तकनीकी तरक्की और जमीनी हकीकत मिलकर आज के भारत और दुनिया में उसकी जगह को तय कर रहे हैं। असली चुनौती हमेशा संतुलन बनाने में होती है, विकास और बराबरी के बीच, नई तकनीक और सब तक उसकी पहुंच के बीच, और राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के सम्मान के बीच। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। सही कहा, संतुलन। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये सारे बदलाव उनके अपने समुदाय या इलाके को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और इन सब में उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी लगी। जी। एक और पहलू जिस पर शायद गौर किया जा सकता है वो ये कि तकनीक, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग में हो, भीड़ नियंत्रण में या पानी साफ करने में, ये कई समस्याओं का हल तो दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। लेकिन अगर उसे सावधानी से सोच समझकर लागू न किया जाए तो वो नई तरह की असमानताएं भी पैदा कर सकती है, टेक डिवाइड जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो, किसके लिए हो, ये सवाल हमेशा अहम रहेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।